Hello student, today we are going to learn about capital structure of the company. A company can raise its capital from different sources, that is own capital or borrowed capital or both. We know that different sources are available with the company to raise capital. Basically, the sources of capital are divided in two parts, that is own capital and borrowed capital. So, company raise amount of capital either from own capital or by making mixture of own capital and borrowed capital. So, company may raise some amount by way of own capital and by remaining amount by way of borrowed capital. तो अगर कोई भी कंपनी है तो उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ उसको कंप्लीट करनी है और वो एक्टिविटी अगर उसको कंप्लीट करनी है तो उसके लिए पैसा लगेगा, फंड लगेगा। तो वो जो पैसा है या जो भी फंड है या जो भी कैपिटल है अलग अलग सोर्सेस से जमा किया जाता है। सोर्सेस मतलब वेज टू रेज दी कैपिटल। सोर्सेस का मतलब होता है एक रास्ता कि वहाँ से हम कैपिटल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। बेसिकली कैपिटल दो तरह के रहेंगे, एक रहता है ओन कैपिटल और दूसरा रहेगा बोरोड कैपिटल। तो कोई कंपनी सिर्फ ओन कैपिटल कलेक्ट करेगा या कोई कंपनी कुछ ओन कैपिटल कलेक्ट करेगा और बाकी का कैपिटल बोरोड कैपिटल लेके अपना जो भी एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर सकता है। The own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserves and surplus. So, own capital means capital raised by issuing equity shares, capital raised by issuing preference shares or capital raised by way of reserve and surplus. Reserve and surplus is nothing but accumulated profit, net profit. When company accumulate net profit year after year, that's become your reserve. And that is part of your own capital. तो कंपनी को अगर ओन कैपिटल कलेक्ट करना है तो कौन कौन से सोर्सेस से कलेक्ट कर सकते हैं? या तो उसके लिए सोर्स रहेगा इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर बेच के कंपनी ओन कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। कंपनी प्रीफरेंस शेयर बेच के ओन कैपिटल कलेक्ट कर सकती है या कंपनी अपना जो भी रिजर्व और सरप्लस है, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट आप सालों साल जमा करके रखते हैं उससे ही हम क्या कहते हैं, रिजर्व। तो वो प्रॉफिट भी कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओन कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, borrowed capital sources are debenture, loans, etc. So, there are different sources of borrowed capital such as issue of debenture, taking loan from banks or financial institution, etc. are some sources of borrowed capital. तर जर कंपनीला बॉरोड कॅपिटल घ्यायचं असेल, बॉरोड म्हणजे उधारीचं कॅपिटल, that capital need to be returned after certain days or after specific time period. त्याला म्हटलं जातं बॉरोड कॅपिटल. मग बॉरोड कॅपिटल कशामधनं जमा केलं जातं? तर त्याचे सोर्सेस काय असतात? तर त्यातला एक सोर्स आहे इश्यू ऑफ डिबेंचर. सो कंपनी कॅन रेज बॉरोड कॅपिटल बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स टू द पब्लिक or by taking loan from bank or financial institution. म्हणजे बँकेकडनं लोन घेऊ शकतात किंवा ज्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यांच्याकडनं लोन घेऊन आपण बॉरोड कॅपिटल जमा करू शकतो. A combination of different sources are used in capital structure. So, capital structure is nothing but combination of different sources of capital used टू रेज कैपिटल। मतलब कैपिटल जमा करने के लिए
आप लोगों ने जितने भी सोर्सेस इस्तेमाल किए हैं उन सभी सोर्सेस का कॉम्बिनेशन, उसे ही हम कहेंगे कॅपिटल स्ट्रक्चर. म्हणजे कॅपिटल जमा करण्यासाठी आपण जे जे सोर्सेस वापरले, फॉर एक्झाम्पल वी हॅव यूज इक्विटी शेअर्स, वी हॅव यूज प्रिफरन्स शेअर अँड वी हॅव यूज डिबेंचर्स. इट मीन्स इक्विटी शेअर, प्रिफरन्स शेयर्स एंड डिबेंचर विल मेक योर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इन तीनों को मिला के आपका क्या बनेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपनी. हर एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सोर्सेज यूज बाय दी कंपनी. कंपनी ने कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा. इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स. It is also called as a security mix because equity shares, preference shares, debentures are also called as a security. Preference share है या equity shares है या debentures है, इनको securities भी कहा जाता है. और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रहता है, इनका कॉम्बिनेशन. और इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को दूसरा नाम दिया गया है सिक्योरिटी मिक्स. इट मीन्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल. Capital structure means mix-up of various sources of fund in desired proportion. Okay, so capital structure is nothing but mixture of different sources of capital used by the company to raise the fund or you can say collect the fund. म्हणजे कॅपिटल जमा करण्यासाठी कंपनीने जे काही सोर्सेस वापरलेले आहेत त्या सर्व सोर्सेसचं कॉम्बिनेशन किंवा मिक्सचर त्याला आपण म्हणतो कॅपिटल स्ट्रक्चर. इन कॅपिटल स्ट्रक्चर different sources are used in desired proportion. It means in proper ratio. There should be balance between own capital and borrowed capital depending on the nature of the business. मतलब जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर किसी कंपनी का बनाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना मतलब क्या करना, ये डिसाइड करना कि हम कौन कौन से सोर्सेस से कितना कैपिटल जमा करेंगे, उसे कहा जाएगा डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. सो व्हेन यू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर यू नीड टू कंसीडर प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ दैट कैपिटल. तो ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा ओन कैपिटल, पूरा का पूरा बोरोड कैपिटल. आपको उन दोनों में बैलेंस रखना पड़ेगा, उसका प्रोपोर्शन आपको सही रखना पड़ेगा. मतलब इक्विटी शेयर से कितना पैसा जमा करना है, डिबेंचर से कितना पैसा जमा करना है, बैंक से कितना कर्जा लेना है, उस तरह का आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा. टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स to decide upon the ratio of different types of capital, own capital, borrowed capital. तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा ओन कैपिटल कितना होना चाहिए, हमारा बोरोड कैपिटल कितना होना चाहिए, और उन दोनों में प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए. See the definition of capital structure. R.H. Wessel. The long-term sources of funds employed in a business enterprise. The long-term sources means the capital which is to be returned after long-term period. Basically, that is after 15 years, after 25 years, or after 30 years, or some capital may be remain permanent in the business. That type of sources of capital called as long-term sources of fund or long-term sources of capital. And here employed means utilize. So long-term sources of capital utilized in a business enterprise are part of capital structure. So remember, capital structure consists only long-term sources of fund. That is, capital raised by issuing equity share is also long-term source. Capital raised by issuing preference share.
capital raised by issuing debenture, long-term loans from banks and financial institutions are some long-term sources of capital, and therefore capital structure consists only long-term sources of finance, not short-term. तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म जितने भी सोर्सेस है उसको ही कंसीडर किया जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस हम लोगों ने जितने भी इस्तेमाल किए हैं हमारा कैपिटल जमा करने के लिए, उससे हमारा बनेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्सेस या मीडियम टर्म सोर्सेस है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस में क्या क्या आएगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, term loan from banks and financial institutions are some example of long-term sources. Second definition given by John Hampton. A firm capital structure is the relation between the debt and equity securities that makes up the firm's financing of its assets. So according to John Hampton, capital structure is nothing but a relation between debt and equity securities. Securities means that may be shares or that may be debentures, generally called as a security. So there should be proper proportion or there should be ratio between debt capital and equity capital. Here debt capital means borrowed capital and equity securities means equity shares. Okay, so according to John Hampton, capital structure is the relation between debt and equity securities. तो उसके मतलब से कि डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज में प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए, इन दोनों का जो रिलेशन रहता है उसे कहा जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट, मतलब इन कैपिटल जो भी हम कलेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल बेसिकली जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दैट कैपिटल जनरली यूज टू फाइनेंस इट्स असेट्स, हमें जितने भी असेट लगते हैं वो परचेस करने के लिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज करते हैं। हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज रहता है, मतलब जिसे हम वर्किंग कैपिटल करते हैं, उसके लिए हम शॉर्ट टर्म सोर्सेस यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस यूज नहीं करते। तो हमारे असेट्स अगर हमें परचेस करने हैं देन वी विल यूज लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल। Thus, capital structure is composed of own fund and borrowed fund. So, capital structure composed of own fund and borrowed fund, own capital and borrowed capital. Own funds include share capital, free reserve and surplus, that is generally also called as retained earning. तर जे रिझर्व असतं किंवा जे सरप्लस असतं, रिझर्व म्हणजे वर्षानुवर्ष कंपनीला जो प्रॉफिट होतो, कंपनी तो त्यामधला काही पार्ट सेव्ह करून ठेवते, बाजूला काढून ठेवते, त्याला म्हटलं जातं रिझर्व. अँड सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, करंट इयर प्रॉफिट, त्याला दुसरं नाव दिलं जातं रिटेन अर्निंग, म्हणजे बाजूला काढून ठेवलेलं प्रॉफिट. जो प्रॉफिट हम बाजू में निकाल के रखते हैं उसे ही हम कहते हैं रिटेन अर्निंग. Whereas borrowed fund represents debenture, bank loan and long-term loan provided by financial institution. तो borrowed fund हम कैसे रेज कर सकते हैं? या तो डिबेंचर इशू करके बैंक से कर्जा ले सकते हैं या लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनसे भी हम लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं. यहाँ पे हमें एक याद रखना है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उनमें डिफरेंस क्या है? बैंक जो रहती है वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट भी करती है एज अ डिपॉजिट और लोगों को कर्जा भी देती है. मतलब बैंक के दो इम्पोर्टेंट फंक्शन रहेंगे, एक लोगों से पैसा लेके उसको एज अ डिपॉजिट करके रख देना
जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा रखते हैं, करंट अकाउंट ओपन करके पैसा रखते हैं, और दूसरा काम बैंक करती है कर्जा देना। ओके, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहती है उनका एक ही काम रहता है, वो रहता है कर्जा देना। बिजनेस इंस्टीट्यूट को कर्जा देना या किसी और सेक्टर के लिए कर्जा देना, एक ही काम उनका रहता है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते। दैट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज components of capital structure. Component means parts of capital structure. Remember, capital structure consists only long-term sources of capital. Only long-term sources of capital. Short-term sources are not considered while deciding capital structure. See the parts of capital structure. Preference share, equity share capital, term loan from bank and financial institutions, issue of debenture, retained earning. Retained earning means reserves and surplus. So these are 5 sources which are consist in capital structure of the company. म्हणजे कंपनीचं जे कॅपिटल स्ट्रक्चर असतं त्याच्यामध्ये फक्त लॉंग टर्म सोर्सेसचा विचार केला जातो. मग त्यामध्ये काय काय असणार आहे? प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल, इक्विटी शेअर कॅपिटल, टर्म लोन फ्रॉम बँक अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, डिबेंचर्स अँड रिटेन अर्निंग. ह्या 5 सोर्सेसचा समावेश कॅपिटल स्ट्रक्चरमध्ये होत असतो. Now see the different components of capital structure in detail. First is equity share capital. It is the basic source of financing activities of business. Remember, no company, either private company or either public limited company, no company can come into existence without issuing equity shares. म्हणजे जर तुम्हाला कोणतीही कंपनी चालू करायची असेल, मग ती प्रायव्हेट कंपनी असेल किंवा पब्लिक कंपनी असेल, कंपनी जर तुम्हाला चालू करायची असेल तर तुम्हाला इक्विटी शेअर्स इश्यू करावे लागतातच. ते इश्यू न करता तुमची कंपनी अस्तित्वामध्ये म्हणजे एक्झिस्टन्स मध्ये येऊ शकत नाही. And therefore it is called that equity share capital is a basic, that is main source of financing activities of the business. Equity shares are shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference shares. Very important. So equity shares are those shares which do not have priority in payment of dividend and repayment of capital. मतलब ये शेयर्स ऐसे रहते हैं कि जब डिविडेंड का पेमेंट करना होता है तब पहले इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, और जब कंपनी वाइंड्स अप होती है, वाइंड्स अप होना मतलब कंपनी परमानेंटली बंद होना, और जब कंपनी परमानेंटली बंद होती है और जब सारे असेट बेचे जाएंगे, असेट बेचने का बाद जो भी पैसा आएगा शेयर होल्डर में बांटा जाएगा, तो पहले जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का वापस किया जाएगा, और उसके बाद इफ एनी कैपिटल रिमेन्स then that capital will be given on equity shares. और उसके बाद अगर कैपिटल बचा तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर दिया जाएगा. मतलब इक्विटी शेयर ऐसे शेयर्स रहते हैं उसको डिविडेंड भी एकदम एंड में मिलता है, और जब कंपनी बंद होती है और कैपिटल का हमें रीपेमेंट करना पड़ता है, वो कैपिटल भी उसको एंड में मिलता है. मतलब सबको देने के बाद अगर बचा तो उनको मिलता है.
ऐसे शेयर्स को कहा जाएगा इक्विटी शेयर्स। दे ओन द कंपनी बट इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड ॲज ओनर ऑफ द कंपनी. त्यांना कंपनीचे मालक सांगितलं जातं बिकॉज दे आर रियल रिस्क बेअरर ऑफ द कंपनी. दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क उठाने का काम कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर. देखो उनको डिविडेंड भी एकदम एंड में मिलता है, वो भी मिला तो बचा तो मिलेगा. और जब कंपनी बंद होती है तब कैपिटल जब रिपेड किया जाता है वो भी एंड में मिलता है, वो भी कैसे? बचा तो. इसका मतलब सबसे ज्यादा रिस्क लेने का काम कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर. और इसीलिए उन्हें कहा जाता है अल्टीमेट रिस्क बेरर. वो कंपनी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं या रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं. दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स एंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेअर इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्च्युएटिंग म्हणजे बदलत राहणारा, म्हणजे त्यांना जे काही डिव्हिडंड मिळतं ते बदलत राहतं डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इफ कंपनी अर्न हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे विल गेट हायर रेट ऑफ डिव्हिडंड. इफ कंपनी अर्न लोअर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे विल गेट लोअर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इफ देर इज नो प्रॉफिट नो डिव्हिडंड. म्हणजे जर कंपनीला जास्त प्रॉफिट झाला तर त्यांना डिव्हिडंड जास्त मिळणार, कंपनीला प्रॉफिट कमी झालं त्यांना डिव्हिडंड कमी मिळणार, आणि जर कंपनीला प्रॉफिट झालाच नाही तर त्यांना डिव्हिडंड मिळणार नाही. लेट अस कन्सिडर वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड एंड प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यहाँ पे एग्जांपल देखो. ऐसा मान लेते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5 lakhs. अभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ मतलब सारे खर्चे हम लोगों ने माइनस किए. प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाएगा? टैक्स. तो कंपनी यहाँ पे 1 लाख रुपया टैक्स पेड करती है ऐसा मान लो. तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना बचेगा? 4 lakhs. इसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इतना पैसा कंपनी के पास बचेगा. इस पैसे के ऊपर अधिकार होता है शेयर होल्डर्स का. तो अभी देखो 4 लाख रुपया बचा है. कंपनी क्या करेगी? इसमें से कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के रखेगी और उसी अमाउंट को हम कहते हैं रिटेन अर्निंग. उसे क्या कहा जाएगा? रिटेन अर्निंग. और उसी को हम कहते हैं रिजर्व. उसी को हम क्या कहते हैं? रिजर्व. तो कंपनी ने यहाँ पे 1 लाख रुपया रिजर्व में निकाल के रखा, बाजू में निकाल के रखा. तो अभी कंपनी के पास दूसरा पैसा कितना बचा? 3 लाख. तो कंपनी 3 लाख शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी. जो भी पैसा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे कहा जाएगा डिविडेंड. सो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर. प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो 3 लाख है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा है. प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो शेयर होल्डर में हम बांटेंगे, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे कहा जाता है डिविडेंड. सो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर. तो अभी 3 लाख रुपया हमारे पास बचा है, वो हम शेयर होल्डर में बांटने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे पहले डिविडेंड हमें देना पड़ेगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को. पहले किसको डिविडेंड देना पड़ेगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को. उनको हम 2 लाख रुपया दे देंगे और उनका डिविडेंड फिक्स रहता है. जैसे बैंक का इंटरेस्ट है 10%, तो 10% हमें इंटरेस्ट देना ही है, वैसे ही उनका डिविडेंड क्या रहता है? फिक्स. तो यहाँ पे हमें 3 लाख में से 2 लाख उनको देना ही पड़ेगा. फिर बचेगा कितना? 1 लाख. ये 1 लाख रुपया हम किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो पहले डिविडेंड किसको दिया गया? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को. इसीलिए उन्हें को नाम दिया है प्रीफरेंस. प्रीफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी. और इक्विटी को डिविडेंड कब मिला? एकदम एंड में. मतलब किसको देने के बाद? प्रीफरेंस शेयर्स को देने के बाद बचा वो किसको मिला? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला.
इसीलिए कहा जाता है इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which do not have priority in payment of dividend and in the case of repayment of capital. Second is preference share capital. Preference shares carry preferential rights. Preferential right मतलब priority as to payment of dividend and have priority over equity shares for return of capital when the company is liquidated. Liquidated means windings up. कंपनी पूरी तरह से बंद होना. जेव्हा कंपनी पूर्णपणे बंद होते त्याला म्हटलं जातं लिक्विडेशन ऑफ द बिझनेस. These shares carry dividend at fixed rate and they have fixed rate of dividend. So preference shares are those shares they have priority in payment of dividend and have priority while repayment of capital in the case of windings up of the company. मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि जब डिविडेंड पेड करने की बात आती है तो पहले किसको डिविडेंड पेड किया जाएगा? प्रीफरेंस शेयर्स पेड किया जाएगा. और जब कंपनी पूरी तरह से बंद होती है, लिक्विडेट होती है, वाइंड्स अप होती है, तब कंपनी का पूरा असेट बेचा जाएगा. असेट बेचने के बाद जो भी कैपिटल आएगा, जो भी पैसा आएगा, उसमें से पहले कर्जा पेड किया जाएगा. गवर्नमेंट का अगर कुछ पैसा देना बाकी है वो पेड किया जाएगा. बाद में प्रीफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल वापस किया जाएगा और उसके बाद अगर कैपिटल बचा, पैसा बचा, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा. मतलब अगर हम देख सकते हैं कि डिविडेंड भी पहले किसको दिया जाता है? प्रीफरेंस शेयर्स को. और कैपिटल भी पहले अगर रिटर्न करना है तो किसका कैपिटल रिटर्न किया जाएगा? प्रीफरेंस शेयर्स का. और इसीलिए उसको नाम दिया गया है प्रीफरन्स. प्रीफरन्स मतलब प्रायोरिटी. प्रीफरन्स अर्थ काय होतो? प्राधान्य. म्हणजे डिव्हिडंड देताना देखील पहिला प्राधान्य, पहिलं प्रायोरिटी कोणाला दिली जाते? प्रीफरन्स शेअर्सला. पहिलं त्यांना डिव्हिडंड दिलं जातं. त्यांना दिल्यानंतर जर डिव्हिडंड बाकी राहिलं तर इक्विटी शेअर्सला. आणि जेव्हा कंपनी लिक्विडेट होते, म्हणजे कंपनी पूर्णपणे बंद होते, कंपनीचे सर्व असेट्स विकले जातात, जो काही पैसा येतो त्यामधनं बाकीचं असलेलं कर्ज पेड केलं जातं. गव्हर्नमेंटला काय पैसे द्यायचे बाकी असतील, टॅक्स किंवा इतर काही पैसे, ते दिले जातात. आणि जे पैसे बाकी राहतील त्यामधनं पहिल्यांदा प्रीफरन्स शेअर्सच्या कॅपिटल परत केलं जातं. आणि जर पैसे बाकी राहिले तर मग ते इक्विटी शेअर्सला दिलं जातं. म्हणजे बघा, डिव्हिडंड पेड करताना आणि कॅपिटल रिटर्न करताना प्रायोरिटी म्हणजे प्रीफरन्स कोणाला दिला जातो? प्रीफरन्स शेअर्सला दिला जातो. म्हणून त्याचं नाव आहे प्रीफरन्स शेअर्स. प्रीफरन्स मीन्स प्रायोरिटी, प्राधान्य. नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग. इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फायनान्स. इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फायनान्स बिकॉज रिटेन अर्निंग is nothing but reserves and surplus. It is nothing but flowing back of profit. Flowing back of profit means accumulated profit brings into business, reinvested into business. मतलब हमारे पास जितना भी प्रॉफिट हम लोगों ने बाजू में निकाल कर रखा था, उस प्रॉफिट को जब हम फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तब उसे कहा जाता है flowing back of profit, that is reinvestment of profit into business. It is that part of the profit which is not distributed among the shareholder. मतलब ये ऐसा पार्ट है प्रॉफिट का जो हम लोगों ने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. तो देखो, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग दोनों भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है. तो प्रॉफिट का जो हिस्सा हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे कहा जाएगा डिविडेंड. और प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसे कहा जाएगा रिटेन अर्निंग. म्हणजे रिटेन अर्निंग हा देखील एक प्रॉफिटचा भाग आहे. याला इंटरनल सोर्स म्हटलं जातं कारण की रिटेन अर्निंग म्हणजे काय? आपण दरवर्षी जो प्रॉफिट होतो त्याच्यामधलं काही भाग बाजूला काढून ठेवतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो? रिझर्व. आणि काही वर्षानंतर
ती एक मोठी रक्कम तयार होते आणि ती सर्वच्या सर्व रक्कम मग आपण बिझनेसमध्ये पुन्हा इन्व्हेस्ट करतो, त्याला म्हटलं जातं फ्लोईंग बॅक ऑफ प्रॉफिट. सो इट इज ऑल्सो अनदर component of capital structure. Fourth is debentures. It is acknowledgement of loan raised by company. Acknowledgement means company accept that they have collected loan from particular person or that person. मतलब कंपनी एक्नॉलेज करती है, कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी मानती है कि हम लोगों ने इस पर्सन से क्या लिया है, पैसा लिया है. और तो कंपनी एक पेपर पे, एक कागज पे वो आपको लिख के देगी कि मैंने इस पर्सन से इतना इतना पैसा लिया है एज अ लोन, मतलब कर्जा, और उसी पेपर को कहा जाएगा डिबेंचर. कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट. इट इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल. सो डिबेंचर के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट. So when company raise capital by the way of issuing debenture, company has to pay interest to debenture holder at a fixed rate, and the rate is decided at the time of issue of debenture. म्हणजे जेव्हा कंपनी डिबेंचर इश्यू करते तेव्हा तो रेट काय केला जातो, डिसाइड केला जातो, आणि तो रेट कसा असतो, फिक्स. म्हणजे प्रॉफिटशी रिलेटेड नसतो. प्रॉफिट झाला नाही तरी आपल्याला डिबेंचरचं जे काही इंटरेस्ट असेल ते आपल्याला पेड करावं लागतं. इट इज पार्ट ऑफ बॉरोड कॅपिटल बिकॉज वॉट एव्हर अमाऊंट यू हॅव कलेक्टेड, you have raised by issuing debenture is to be repaid after specific time period. डिबेंचर मधून आपण जे काही पैसे जमा करतो ते आपल्याला एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड मध्ये परत करायचे असतात, म्हणून त्याला म्हटलं जातं बॉरोड कॅपिटल. Fifth is term loan. Term loans are provided by bank and other financial institutions. They carry fixed rate of interest. It is a part of borrowed capital. Term means specific time period. So loan which is taken for a specific time period is called as a term loan. Here you have to consider long term, that is 15 years, 20 years, 25 years, etc. So loan taken from bank or financial institution also the part of capital structure, and term loan carry fixed rate of interest. उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैसे रहेगा, फिक्स. मतलब आपको प्रॉफिट होता है या लॉस, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. आप लोगों ने कर्जा लिया है तो आपको उस फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा. इट इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल. बोरोड मीन्स कर्जा. ये भी बोरोड कैपिटल है क्योंकि जितना भी आप कर्जा लेते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है. ऐसे सभी कैपिटल को कहा जाएगा बोरोड कैपिटल. Okay, so these five components of capital structure. We are going to learn each and every component again in detail in next chapter. अभी हमारा जो दूसरा चैप्टर रहेगा उसमें हम सारे के सारे कंपोनंट फिर से डिटेल में देखने वाले हैं. म्हणजे आपलं पुढचं जे चॅप्टर असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण इक्विटी शेअर परत बघणार, प्रिफरन्स शेअर्स बघणार, डिबेंचर्स बघणार, टर्म लोन्स आहेत ते पुन्हा आपल्याला बघायचे आहे. म्हणजे आपल्याला पुन्हा ते डिटेलमध्ये बघायचे आहेत. थँक्यू.